हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई की कंप्लीट स्ट्रेटजी को लेके। जो एक बिगनर बच्चा है उसे अभी से तैयारी करे तो कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए और कितना टाइम है उसके पास तैयारी करने के लिए। स्पेशली इस वीडियो के लिए नरगिस हैं हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने बोला था, तो उसी के आधार पर ये वीडियो बना रही हूँ मैं। तो इसमें आपको कंप्लीट रोड मैप मिलेगा। आप अगर बिगनर हो तो आपको कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए और आपके पास कितना टाइम है, ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं तो कौन से सोर्स होने चाहिए आपके, कौन से यूट्यूब चैनल होने चाहिए और कौन सी बुक्स होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। आपको सब इंस्पेक्टर की तैयारी क्यों करनी चाहिए, यूपीएसआई की ही तैयारी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है। आपकी इज्जत तो होती ही है, आपके साथ साथ आपके घर वालों की इज्जत आपसे ज़्यादा होती है। दरोगा बहुत बड़ी जॉब हो जाती है जो एक सिंगल पेपर से आपको मिलती है। ओके, तो ये बहुत ही सोसाइटी में, समाज में बहुत ही अच्छी जॉब है और आप बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं लोगों के लिए। ओके, ये आपका काम डायरेक्ट ही लोगों को इम्पैक्ट करता है, तो आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं और आप लोगों की सेवा कर सकते हैं और आपकी फैमिली को तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है, आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली को अच्छा लगता है। तो और एक सिंगल पेपर में और इतने इजी फिजिकल में आपको और कहीं ऐसी जॉब नहीं मिलेगी। इसका सिलेबस और इसका जो फिजिकल होता है पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इतने इजी पेपर में, इतने इजी फिजिकल में आपको 4200 पे ग्रेड की जॉब मिल जाए, जिसमें आपको 50 से 60 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में ही सैलरी मिलेगी। 8th पे कमीशन के बाद तो ये काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। और तो आपको इसलिए इसकी तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप एक कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो ना, तो कांस्टेबल से कुछ ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है और कुछ नहीं है। तो आपको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए इसकी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट इसमें मिस कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और लास्ट में हम एक बोनस टिप भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, ये एक बिगनर बच्चे के लिए जिसने अभी कुछ भी तैयारी नहीं की है, जिसने अभी वो कंपटीशन के फील्ड में आया है, उसे नहीं बताया भी कि उसे किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं उसके लिए बता दूं कि इसमें 4 सब्जेक्ट होती हैं। एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का, तो एक सब्जेक्ट बनती है आपकी 100 मार्क्स की। इस तरह से आपका 400 का टोटल होता है। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन आपको 35% हर सब्जेक्ट में लाना होता है और आपको 50% टोटल मिला के चारों सब्जेक्ट में लाना होता है। लेकिन आप 35% का अगर आप 35% ही लाओगे, मतलब 40 क्वेश्चन में से अगर आप 14 क्वेश्चन ही सही करके जाओगे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होता है, तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम होते हैं। तो मेरे खुद कम हुए थे, तो आप ऐसा नहीं है बस 35% ला के ही पास हो जाओगे, तो आपको एटलीस्ट 50% तो हर सब्जेक्ट में करना ही होगा। क्राइटेरिया वैसे 35% का है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो जाते हैं, बढ़ते भी हैं किसी के कम हो जाते हैं, तो हमें नहीं पता कि हमारी शिफ्ट कैसी है। तो बहुत ही इजी प्रोसेसिंग है। आपकी जो जीएस डिवाइडेड होती है वो 24 + 16 में डिवाइडेड होती है। इसमें मूल विधि और अलग से सिलेबस दे रखा है और पॉलिटी का अलग से सिलेबस दे रखा है। बाकी का आपका 16 क्वेश्चंस में आते हैं। तो मूल विधि से भी आप लोग काफ़ी डरते हो, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ईजी होता है, सब बहुत ईजिली हो जाता है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते रहोगे ना मूल विधि वगैरह, तो उसी से हो जाएगा। और आपको मूल विधि से स्पेशली डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मूल विधि आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगी, आपका जो सिलेक्शन डिसाइड करेगा वो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होंगे, वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। तो जो बच्चा जिसने अभी कुछ भी तैयारी नहीं किया, उसे कितना टाइम लगेगा और उसे मॉक टेस्ट वगैरह कब से शुरू करने चाहिए। और देखो, ये सबसे पहले तो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर कि आपकी कैपेसिटी कैसी है। आप मैथ को पहली बार में किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे,
दूसरी बात, अगर आपने अभी जस्ट ग्रेजुएशन किया है और अगर आपको अभी कंपटीशन का कुछ भी नहीं पता है, तो सबसे पहले तो आपको मैथ वगैरह का सिलेबस कंप्लीट करने में ही लग जाएंगे 6 महीने एटलीस्ट। तो आपको मिनिमम 8 महीने की प्रिपरेशन तो चाहिए ही चाहिए बहुत अच्छे से, तभी होगा। क्योंकि आप सोचो, बहुत बच्चे फॉर्म डालते हैं और बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होते हैं, CGL वाले भी फॉर्म डालते हैं, और जो UPSC में जिनका नहीं हो रखा होता वो फॉर्म डालते हैं, UP PCS वाले फॉर्म डालते हैं, और CPO वाले फॉर्म डालते हैं, सारे बच्चे फॉर्म डालते हैं। तो आपको मिनिमम 8 महीने की तैयारी तो बहुत अच्छे से चाहिए ही चाहिए। बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि आपको कौन सी सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए और कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। देखो, मैथ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में था कि उसमें 20 ही क्वेश्चन आने थे, तो आपको मैथ आता है नहीं आता है आपका नंबर तब भी आ जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि इसमें मैथ के बिना आपका नंबर नहीं आ सकता। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो आपके पास टाइम है, आप उसे अच्छा कर लीजिए। अच्छा किसी का कुछ नहीं होता है, सब करते हैं, सब मेहनत करते हैं। आप उस पर 4 महीने मेहनत करेंगे, आपके मैथ में 40 में से 40 क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। और मैथ एक होता भी ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप अगर मेहनत करोगे ना तो इसमें आपके फुल मार्क्स आएंगे। GS में आप मेहनत कर लोगे, GS में आपके फुल मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन मैथ में आपके फुल मार्क्स आ सकते। तो आपको मैथ ज़रूर आना चाहिए। अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हैं, आपका मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैथ से शुरू करते हैं। मैथ की तैयारी आपको कैसी करनी चाहिए, अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप मैथ के लिए सबसे पहले आप एक टीचर डिसाइड कर लीजिए। सबसे पहली बात तो जिसका आपको समझ में आता हो, नहीं तो आप अभिनय शर्मा सर से पढ़ सकते हैं, आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं और राकेश यादव सर से पढ़ सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो सारे SSC के टीचर हैं, SSC के टीचर बता दिए। तो देखो, मैथ सबका सेम होता है। जो प्रॉफिट लॉस होता है वो उसमें भी सेम क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और जो परसेंटेज है, कोई भी चैप्टर ले लीजिए आप, एवरेज ले लीजिए, कोई सा भी चैप्टर ले लीजिए, तो मैथ सबका सेम ही होता है। तो आपको इसीलिए एक अच्छे टीचर से पढ़ना चाहिए कि आप मेहनत भी कर रहे हैं तो आपको उसका आउटपुट मिले। और अब बात करते हैं मैथ के लिए बुक के बारे में। देखो, आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप मैथ लगा रहे हो, तो आप 2 घंटे की क्लास होगी, उसमें आप अपने नोट्स भी बनाओगे और लिखोगे भी, समझोगे भी, फिर उन क्वेश्चंस को दोबारा भी करोगे, तो आपको 4 घंटे तो इसी में लगने हैं। ओके, तो स्टार्टिंग करने के ऊपर होता है कि आप कहाँ पे हो, आपको सिलेबस आता है या फिर आप बिल्कुल अभी तैयारी कर रहे हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो अब बात करते हैं मैथ की बुक के बारे में कि आपको मैथ की कौन सी बुक लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, कुछ टीचर्स के नाम मैंने भी बताए हैं, आपको अगर इनका समझ में नहीं आ रहा है तो जिसका भी समझ में आ रहा है वो थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस कराते हो, CGL लेवल के, CPO लेवल के, और जो ट्रेंड में चल रहे हो, मतलब जिस टाइप जो ट्रेंड को फॉलो करते हो उस टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हो, उनसे आप कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो उनके नोट्स बनाने हैं और उन्हें ही रिवाइज करना है। ऐसा नहीं करना कि उन्हें करके रख देना है फिर आप बुक्स पे डिपेंडेंट हो रहे हो। हम क्या करते हैं ना, प्रिपरेशन शुरू करते हैं, सबसे पहले एक बुक्स का भंडार लगा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही बुक लेनी है, एक ही बुक को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 बुक को एक बार। ओके, तो आपको सबसे पहले जो आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप किसी बुक को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए मैथ के जो आप नोट्स बनाओगे वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप बुक खरीदना चाहते हो तो आप किरण की खरीद सकते हो, किरण पब्लिकेशन की। स्टार्टिंग पे हो तो आप RS अग्रवाल भी खरीद सकते हो, लेकिन ये बस स्टार्टिंग के लिए है। बाकी का आप किरण की खरीद लो, राकेश यादव की खरीद लो। तो अब बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो, हिंदी में बहुत सारी चीज़ें तो याद करने वाली होती हैं, जैसे कि विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, है ना, मुहावरे हो गए, अलंकार हो गए। अलंकार तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें तो आपको किताब से खुद ही करनी पड़ेंगी। जो कुछ चीज़ें आपको करनी है टीचर से, उनके लिए आप एग्जामपुर से भी पढ़ सकते हो और आप RWA से भी पढ़ सकते हो, और 1-2 टीचर और भी हैं यूट्यूब पे,
अगर आपको उनका समझ में आता है तो आप उनका भी पढ़ सकते हैं। और आपको बस एक ही बार पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप पर्यायवाची शब्द की भी क्लास ले रहे हो क्योंकि वो ट्रिक से आपको समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे याद करने होंगे ये, तो आप बुक से ही पढ़िए इन सारी चीज़ों को जो याद करने वाली हैं। और जो ग्रामर वाली हैं, जो समझने वाली हैं, उनके लिए आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए किसी भी टीचर से। RWA से भी कर सकते हो, एग्जामपुर से भी कर सकते हो, किसी और से भी कर सकते हो। तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए हिंदी का, फिर आप उन्हीं अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। टीचर ना कुछ ज़्यादा ही डीप में भी पढ़ा देते हैं, इतना नहीं आता है लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा देते हैं। जैसे कि काल हो गए और सेंटेंस जो होते हैं हिंदी वाले, उन्हें बहुत ज़्यादा डीप में। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर की जो आप बुक करोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो चीज़ पढ़ाई जा रही है ये हमारे सिलेबस में है कि नहीं है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं पढ़ना है और बहुत ऊपर ऊपर से भी नहीं पढ़ना है, आपको समझ के पढ़ना है, आपको प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही पढ़ना है। तो अब हिंदी की बुक के लिए देख लेते हैं कि आपको बुक कौन सी खरीदनी चाहिए। बुक आप हिंदी की ल्यूसेंट की भी खरीद सकते हो, और मुझे पर्सनली आदित्य पब्लिकेशन की अच्छी लगती थी, लेकिन उसमें लोग बोलते हैं थोड़ी सी गलतियां ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे पर्सनली आदित्य पब्लिकेशन की अच्छी लगती थी क्योंकि मैं प्रैक्टिस पे ज़्यादा यकीन करती हूँ। उसमें प्रैक्टिस के लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं भले ही थ्योरी आधा घंटे पढूं लेकिन उसकी मुझे प्रैक्टिस चाहिए, तो मुझे उसमें प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट क्वेश्चंस मिल जाते थे, तो मैं आदित्य से पढ़ती थी। बाकी के मैंने आपको 2 बुक्स बता दी। आपको बहुत ज़्यादा बुक्स पर नहीं जाना है, इन्हीं से पढ़िए, इन्हीं से हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के लिए देखो, आपको कोई ऐसा नहीं है कि एक टीचर पकड़ लो और फिर उसी से आप पूरी रीजनिंग पढ़ो। रीजनिंग में बहुत सारी चीज़ें तो पढ़ने वाली होती नहीं है, जैसे कि एक विषम है, इनमें अलग है, वो छांटिए, सीरीज करिए, ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें तो टीचर से पढ़ने वाली होती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप रोजाना 1 घंटे रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं। आप ऐसा करिए, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते, जिनकी टीचर की हेल्प की, तो आप वो चैप्टर का नाम डालिए सीधा। कि आपको लगे इसने अच्छे से मतलब लॉन्ग वीडियो है थोड़ी, तो 1-2 वीडियो देख लीजिए और आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बुक ज़रूर रखनी है रीजनिंग की, क्योंकि अगर आप रीजनिंग में बस ये कर लोगे ना कि बस मुझे तो आ रहा है, अब ये वाला चैप्टर मुझे आता है, ये ऐसे होता है, सीरीज मुझे आती है, ये ऐसे ऐसे होती है, लेकिन जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग और मैथ में उसमें कॉन्सेप्ट आपको भले ही पता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको रीजनिंग की एक बुक खरीद लेनी है, ऐसी खरीदनी है जिसमें बैंकिंग और SSC लेवल, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग हो। इस तरह की आपको कोई भी बुक खरीद लेनी है। अगर आपके कोई घर में भी है तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपने कोई पहले खरीद रखी है तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशली आपको यही बुक खरीदनी है। तो इस तरह से आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर नहीं आ रहा है यूट्यूब पे डालो, बस उसकी 2-3 वीडियो देखो, हो गया वो चैप्टर कंप्लीट, प्रैक्टिस करते रहो अपना, तो उससे रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं जीएस के बारे में। देखो, जीएस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 24+16, 24 क्वेश्चन आएंगे आपके मूल विधि और 24 क्वेश्चन आएंगे आपके मूल विधि और पॉलिटी से, और 16 क्वेश्चन आएंगे आपके अदर जीके से। ओके, तो मूल विधि के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा डराया जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी। अगर आपको पॉलिटी बहुत अच्छे से आती है ना, तो 24 में से 18 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं। ओके, मूल विधि के भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप पॉलिटी बहुत अच्छे से कर लीजिए। पॉलिटी के लिए आप एक टीचर देखिए, आप उनसे पढ़ सकते हैं। जो क्वार्टरली जीएस कोचिंग थी, उन पे एक प्रदीप सर हैं, वो पढ़ाते थे। उनका पर्सनली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका पढ़ाने का तरीका, वो जिस तरह से समझाते थे। तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, उनके नोट्स बनाइए आप। नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम बुक्स के पीछे भागते हैं, ये वाली बुक से पढ़े, ये वाली बुक 2-3 बुक खरीद ली, लेकिन हमने जो नोट्स बनाए हैं उनका हम बार बार रिवाइज नहीं करते हैं। तो आपको नोट्स का सबसे पहले तो रिविज़न करनी है। उसके बाद आप दृष्टि IAS की खरीद सकते हो, परीक्षा वाणी की खरीद सकते हो, आपको जो पसंद हो वो खरीद सकते हो। मूल विधि कैसे करें? मूल विधि के लिए जो PYQ, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप उन क्वेश्चंस को देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे आए हुए हैं, उन्हें ही लगाइए। और जो उसमें IPC के क्वेश्चंस हैं, CRPC के क्वेश्चंस हैं, बस ये 2 एक्ट चेंज हुए हैं। इसके अलावा 34 एक्ट हैं,
तो वो चेंज नहीं हुए हैं, बस ये 2 आईपीसी और सीआरपीसी के क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए और वो चेंज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो सिलेबस में है ही नहीं, तो आईपीसी और सीआरपीसी के क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए। पूरी मूल विधि चेंज नहीं हुई है, बस 2 एक्ट चेंज हुए हैं, तो आप इन्हें छोड़ दीजिए और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाते रहिए, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। अदर जीके के लिए आप ल्यूसेंट पढ़िए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, इन सब के लिए आप ल्यूसेंट पढ़िए। ल्यूसेंट बेस्ट है और आप थोड़ा बहुत इनमें से पढ़ते रहिए। अब बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में कि आपको कितना टाइम पढ़ना चाहिए। ओके, कि आपको एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, पहले कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए, फिर कौन सी। देखो कई टाइप के स्टूडेंट होते हैं, कुछ वर्किंग होते हैं जो पहले से जॉब कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल बिगनर हैं, कुछ तैयारी कर चुके हैं, कुछ का सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट है। तो ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। किसी के पास सुबह टाइम है, किसी के पास शाम को टाइम है, किसी को किसी टाइम में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को किसी टाइम पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन जो बिगनर है उसके लिए मैं बताना चाहूँगी, एक एक सब्जेक्ट करके कंप्लीट करिए। अगर आप चारों सब्जेक्ट को एक साथ लेके बैठ जाओगे तो नहीं होगा। पहले आप मैथ कंप्लीट करिए, फिर आप रीजनिंग करिए, जीएस करिए, हिंदी करिए, ऐसे आपको एक एक सब्जेक्ट करके करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट मैथ है, तो आप सबसे पहले मैथ का सिलेबस कंप्लीट करिए, मैथ को कंप्लीट करिए। तो जो बिगनर बच्चे हैं वो स्पेशली ध्यान दें कि आपको एक एक सब्जेक्ट करके पढ़नी है, आपको सारी सब्जेक्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर आपका मैथ का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती, तो आपको मॉक टेस्ट भी नहीं लगाने हैं। अगर आपका मैथ का कंप्लीट है, हिंदी वगैरह नहीं आती तो चल जाएगा, तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। लेकिन आपका बस कॉन्फिडेंस डाउन होगा। पहले आप अपना मैथ अच्छा करिए, उसके बाद ही 1 बाई 1 सब्जेक्ट को अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो ये बात भी है कि सिलेबस कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन अभी आप जस्ट बिगनर हो और आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आपका मैथ का सिलेबस तो एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए और प्रीवियस ईयर पेपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें आप सबसे पहले लगाइए, उन्हीं से आपको आइडिया होगा। तो हमने बात की थी, लास्ट में एक बोनस टिप डिस्कस करेंगे। तो बोनस टिप ये है कि आप संडे को पढ़ाई ना करके आप अपना सेल्फ एनालाइज करिए कि आपको कितना आया है, आपने जो वीक में पढ़ा है वो कितना आपको आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। और आप खुद देखिए कि आपने जो मैथ के जो चैप्टर्स पढ़े थे पूरे वीक में, वो क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स से आगे चले जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना। आपको जीएस वगैरह, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, ऐसे नोट्स बनाने हैं जीएस वगैरह के जिनको आप रिवाइज कर सको, जिनका आप रिवीजन कर सको। नहीं तो कॉपी तो 2-2 4-4 भर जाती है, लेकिन वो रिवाइज नहीं हो पाती। तो आपको इसी तरह से नोट्स बनाने हैं कि वो रिवाइज हो सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।